नमस्कार दोस्तों। कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो 2 नंबरों का होता है, क्लोज यानी उपवाक्य, उसकी क्लास हम आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए। आइए देखते हैं क्लोज क्या होते हैं और क्लोज से संबंधित किस प्रकार आप सब प्रश्नों को सही करके अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। देखिए क्लोज क्या होता है, उसके बारे में हम डेफिनेशन देखते हैं। ए क्लोज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट कंटेंट्स ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब ऑफ इट्स ओवन। अब क्या होता है, ऐसा शब्द समूह जो किसी पूर्ण वाक्य का भाग हो तथा जिसका अपना स्वयं का सब्जेक्ट या प्रेडिकेट हो, उपवाक्य कहलाता है। यहाँ तक आपको नॉर्मल बेसिक जानकारी रखनी है। आइए आगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज यानी क्लोज 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रिंसिपल क्लोज और दूसरा सबोर्डिनेट क्लोज। प्रिंसिपल क्लोज को मेन क्लोज भी कहते हैं आपको, और प्रिंसिपल क्लोज भी कहा जाता है। ऐसा क्लोज जो अपने अर्थ के लिए किसी दूसरे क्लोज पर आश्रित ना हो तथा जिसका अपना पूर्ण अर्थ हो, उसे प्रधान क्लोज, प्रिंसिपल क्लोज, मेन क्लोज कहते हैं। यानी कि जो क्लोज अपने आप किसी अपना अर्थ देने में सक्षम हो, प्रिंसिपल क्लोज कहलाता है। और दूसरा देखिए सबोर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज। ऐसे क्लोज जो अपने अर्थ की पूर्णता के लिए प्रिंसिपल क्लोज पर आश्रित रहता है, सबोर्डिनेट क्लोज कहलाता है। यानी कि जो क्लोज अपना स्वयं का अर्थ स्वतंत्र रूप से देने में सक्षम नहीं होता है और अपना अर्थ देने के लिए प्रिंसिपल क्लोज, मेन क्लोज पर डिपेंड होता है, वो डिपेंडेंट क्लोज या सबोर्डिनेट क्लोज कहलाते हैं। यह आपको पता चल गया होगा प्रिंसिपल क्लोज और सबोर्डिनेट क्लोज। अब हम आगे पढ़ेंगे, जैसे ये देखिए उदाहरण के रूप में एग्जाम्पल देखिए, आई डू नॉट नाउ वेयर योर फ्रेंड लिविंग। अब देखिए ये जो है क्लोज आई डो नॉट नाउ, मैं नहीं जानता हूँ, ये अपने अर्थ में मैं नहीं जानता हूँ, अपना अर्थ देने में पूर्णतः सक्षम होता है। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल क्लोज और इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। अब देखिए वेयर योर फ्रेंड लिविंग, अब ये क्लोज है जो इस क्लोज पे डिपेंड है, इसलिए सबोर्डिनेट क्लोज, डिपेंडेंट क्लोज हो गया। आइए आगे देखते हैं, कुछ शब्द दिए हुए हैं। एज इफ, एज थॉट, एज मच एज फार एज, आफ्टर, ऑल दोज, बिफोर, बिकॉज, थॉट, देन, दैट, so that, so, since, provided, last, if, what, where, when, will, whom, whose, which, who, unless, till, until, it is conjunctions से शुरू होने वाले क्लोज सबोर्डिनेट क्लोज कहलाते हैं। मतलब जो भी ये आपके सामने जो शब्द दिए गए हैं, यदि इनसे कोई क्लोज शुरू होता है तो वो सबोर्डिनेट क्लोज होगा। ये आपको ध्यान रखना। ये शब्द आप याद रखेंगे, जो भी 14-15 जो शब्द हैं ये याद रखेंगे, क्योंकि इन्हीं से ये सबोर्डिनेट क्लोज है जो स्टार्ट होगा। ये इन्हीं कंजक्शन से ये शुरू होगा, इन्हीं के जोड़ से सबोर्डिनेट क्लोज शुरू होता है। आइए देखते हैं। सबोर्डिनेट क्लोज है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला नाउन क्लोज, संज्ञा उपवाक्य, एडजेक्टिव क्लोज, विशेषण उपवाक्य, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज, क्रिया विशेषण उपवाक्य। सबसे पहला नाउन क्लोज। ऐसा आश्रित, देखिए एक मिनट थोड़ा सा इसको, ऐसा आश्रित वाक्य जिसका अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइनाइट वर्ब हो, ऐसा नाउन क्लोज, ऐसा आश्रित वाक्य जिसका खुद का क्या सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट यानी कि सब्जेक्ट के साथ अदर आने वाली चीज़ें, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट सब हो, तो क्या नाउन क्लोज कहलाता है। तथा वाक्य में संज्ञा का कार्य करे उसे नाउन क्लोज कहा जाता है। नाउन क्लोज पूर्ण वाक्य नहीं होता है, ये एक आश्रित उपवाक्य होता है। ये आप समझ लीजिए, वो एक पूर्ण वाक्य नहीं होता बल्कि एक क्लोज होता है, यानी सबोर्डिनेट क्लोज या डिपेंडेंट क्लोज होता है, आश्रित उपवाक्य होता है। नाउन क्लोज प्राय देखिए एक हमेशा ये ध्यान रखिए, इंग्लिश को पहचानने के लिए कुछ शब्द होते हैं, उन्हें कीवर्ड कहा जाता है। कीवर्ड से आप समझ सकते हैं ये नाउन क्लोज है या कौन सा क्लोज है। नाउन क्लोज को पहचानने के लिए प्राय देखिए नाउन क्लोज प्राय दैट, व्हाट, इफ, व्हेन, दैट,
हु, विच, अनलेस आदि शब्दों से होती है। मतलब नाउन क्लोज है ना, उसकी शुरुआत इन शब्दों से होगी। आगे हम और भी इसको विस्तार से समझेंगे। देखिए, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। देखिए, नाउन क्लोज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब भी हो सकता है। कैसे? वॉट यू सेड वॉज रॉन्ग। अब देखिए, ये नाउन क्लोज हो गया। नाउन क्लोज क्यों हुआ ये भी देखिए, क्योंकि ये देखो, ये एक पूरा सब्जेक्ट का काम कर रहा है और वापस देखिए हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से जुड़ा है। यानी कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से पहले आने वाला सब्जेक्ट होता है। आपने सुना है हेल्पिंग वाक्य में हेल्पिंग वर्ब और वर्ब से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट होता है। तो ये पूरा व्हाट यू सेड है जो यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसलिए नाउन क्लोज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इसको पूरा नाम दिया जाएगा। वाई ही लेफ्ट स्कूल इज स्टिल अननाउन। अब देखिए, वाई ही लेफ्ट स्कूल, इसके बाद क्या है? हेल्पिंग वर्ब और वर्ब और वाक्य सेंटेंस आया हुआ है। तो इससे पहले क्या है? ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नाउन का काम, नाउन सब्जेक्ट का काम करता है, तो नाउन क्लोज ये हो गया। इसे ये बोलेंगे, देखिए इसको बोलेंगे नाउन क्लोज ऑफ सब्जेक्ट। अब देखिए, ये मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन और कर देता हूँ। तो उपरोक्त वाक्य में रेखांकित उपवाक्यों का प्रयोग नाउन क्लोज के रूप में हुआ है। रेखांकित उपवाक्य वाज और इज, ये देखिए इज और इससे ऊपर वाज हेल्पिंग वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहे हैं, इसीलिए ये सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो गया। नाउन क्लोज का दूसरा भाग, ऑब्जेक्ट टू द ट्रांसिटिव वर्ब या ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। टेल मी व्हेन ही विल गो देयर, आई नाउ दैट यू विल हेल्प योर फ्रेंड। अब देखिए व्हेन और दैट आ गया, ये कीवर्ड है। अब देखिए, उपरोक्त वाक्य में रेखांकित वाक्य क्रिया के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करते हैं। देखो, टेल मी के बाद ये पूरा ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। वापस आई नाउ, मैं जानता हूँ, दैट यू विल हेल्प योर, ये पूरा जो है सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट के रूप में ये पूरा कार्य कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक का वाक्य, इसलिए ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब ये हो गया। तीसरा देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब। इस प्रकार के वाक्यों में नाउन क्लोज किसी अन्य क्रिया का पूरक होता है। दिस इज, फिर व्हाट आई टोल्ड यू लास्ट वीक, दिस इज प्रिंसिपल क्लोज है, और उसके बाद व्हाट आई टोल्ड यू, ये एक कॉम्प्लीमेंट, इसका एक कॉम्प्लीमेंट है। तो नाउन क्लोज कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब क्लोज का इसको कहा जाएगा। जैसे कॉम्प्लीमेंट के लिए नाउन क्लोज से पहले, अब देखिए नाउन क्लोज, ये नाउन क्लोज, इससे पहले इज, देखिए ये आगे लाइन लिखी हुई है, नाउन क्लोज से पहले इज, एम, आर, वॉज, वर, लुक, सीम, एपियर आदि क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। जैसे ये देखिए आप यहाँ उदाहरण में, ये नाउन क्लोज है, उससे पहले इज का प्रयोग हुआ है, या आर का भी प्रयोग हो सकता है, एम का भी, इज का भी, वॉज का, वर का, लुक का, सीम का, एपियर का, किसी का भी प्रयोग हो सकता है। यदि देखिए इस प्रकार नाउन क्लोज से पहले इज, एम, आर, वॉज, वर, लुक, सीम, एपियर का प्रयोग हो तो आपके नाउन क्लोज होगा। नाउन क्लोज में भी कौन सा होगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब इन क्लोज में इसका प्रयोग होगा। आगे देखिए इसी का चौथा, हाँ, ऑब्जेक्ट टू प्रीपोजिशन। इस प्रकार की वाक्य रचना में नाउन क्लोज का प्रयोग सदैव प्रीपोजिशन के बाद होता है। हमेशा नाउन क्लोज का प्रयोग सदैव किसके? प्रीपोजिशन के बाद होता है। जैसे ये प्रीपोजिशन आपके हो गया टू के बाद में ये नाउन क्लोज हुआ। हमेशा टू, दैट, इफ़, ये सब प्रीपोजिशन है। देखिए ये प्रिंसिपल क्लोज हो गया, उसके में प्रीपोजिशन टू लग गया, उसके बाद ये नाउन क्लोज का प्रयोग हुआ। ये ऑब्जेक्टिव है, नाउन क्लोज होगा आपके। आगे देखिए एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज दिए गए वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं। ये क्लोज स्वयं से पूर्व प्रयुक्त क्लोज में आए हुए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। रिलेटिव क्लोज का प्रयोग उन संज्ञा सर्वनाम के लिए तुरंत बाद होता है जिनके ये विशेषता बताते हैं। यानी कि एडजेक्टिव या रिलेटिव क्लोज का प्रयोग उनके जस्ट बाद होगा जिनकी विशेषता बताई जा रही है, उनके जस्ट बाद इस रिलेटिव या एडजेक्टिव प्रयोग
क्लोज का प्रयोग शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे एग्जेक्टिव क्लोज का प्रारंभ किसी रिलेटिव नाउन हु, हुज, हुम, विच, दैट अथवा किसी रिलेटिव एडवर्ब वेयर, व्हेन, व्हाई से शुरू होगा। अभी हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। आई नाउ द बॉय हु स्टॉल योर मोबाइल। मैं उस लड़के को जानता हूँ जिसने तुम्हारा मोबाइल चुराया है। ये क्या है? प्रिंसिपल क्लोज हो गया। अब देखिए किसकी विशेषता बता रहे हैं? बॉय की जो विशेषता बता रहे हैं, जिसके जस्ट बाद आपको ये इसने एग्जेक्टिव क्लोज का प्रयोग किया है। जस्ट बाद इसका हु के साथ इसका यानी रिलेटिव प्रोनाउन के साथ इसका प्रयोग किया गया है। रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से होते हैं? विच, हु, हुम, दैट, वेयर। ठीक उसी नाउन के बाद आएंगे जिसके बारे में, यानी कि बॉय के बारे में कहा गया। बॉय के जस्ट बाद क्या आ गया? ये देखिए बॉय के बारे में कहा गया, तो बॉय के जस्ट बाद क्या गया? रिलेटिव प्रोनाउन हु आ गया। उसके बाद में इसकी विशेषता बता दी गई है। आगे क्वेश्चन देखिए। आई नाउ द मैन। देखिए द मैन हो गया, नाउन हो गया। उसके बाद जस्ट ये देखिए रिलेटिव प्रोनाउन हो गया और उसके बाद उसकी विशेषता यानी एग्जेक्टिव यहाँ आ गया। फिर ये देखिए ए गर्ल हुज, देख उस गर्ल है, नाउन है, नाउन के साथ रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। उसके बाद उसकी विशेषता बता दिया, हेयर इज़ गोल्डन लुकिंग ब्यूटीफुल। वो लड़की जिसके बाल सुनहरे हैं बहुत ही सुंदर है। देखिए वापस एक बात समझिएगा, ए गर्ल नाउन है, नाउन के साथ क्या आ गया? हुज रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद उसकी विशेषता एडजेक्टिव यहाँ आ गया। देखिए आगे यूज ऑफ हु। ज़्यादातर सवाल इन्हीं में से पूछे जाते हैं, तो कृपया ध्यान दीजिए। हु का प्रयोग जो या जिसने। हु का प्रयोग लिविंग पर्सन या रिलेशन संबंधी जोड़ने के लिए किया जाता है। हु का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए होता है, यानी कि हु हमेशा लिविंग पर्सन यदि जीवित आदमी के लिए होगा, जीवित मनुष्य के लिए होगा और वो भी सब्जेक्ट का काम करेगा। और यदि आप सब्जेक्ट बराबर वर्ब नहीं हो और रिक्त स्थान के बाद केवल वर्ब प्लस हेल्पिंग वर्ब हो। यहाँ ये कहने का मतलब ये है कि यदि आपको खाली जगह मिली, उसके बाद में आपको वर्ब या हेल्पिंग वर्ब मिली और वहाँ किसी लिविंग पर्सन की बात की जा रही हो या सब्जेक्ट के स्थान पर हो, तो आपको क्या करना है? हु करना है। ये ध्यान रखना, वो लिविंग पर्सन का ज़रूर ध्यान रखना। ये देखिए उदाहरण के रूप में आई नाउ द गर्ल, ये लिविंग पर्सन है, फिर खाली जगह है, उसके बाद में डांस्ड यस्टरडे। अब देखिए डांस्ड वर्ब है, अभी हमने ये पढ़ा हेल्पिंग वर्ब हो तो हु आएगा, यानी कि एक तो लिविंग पर्सन हो गया, दूसरा यहाँ सब्जेक्ट पर पूछ रहा है और तीसरा क्या है? हेल्पिंग वर्ब या वर्ब होनी चाहिए, यहाँ वर्ब है, तो यहाँ किसका प्रयोग हो जाएगा? हु का। आगे देखिए आई लाइक द बॉय, ये बॉय है, लिविंग पर्सन की बात की जा रही है, सब्जेक्ट की जगह बननी है आपको। बाकी हेल्प है जो वर्ब का काम कर रही है, तो यहाँ भी हु आ जाएगा। दोनों खाली जगहों में हु हो जाएगा। देखो तीन चीज़ें याद रखनी है इनमें। पहला लिविंग पर्सन होना चाहिए, सब्जेक्ट पूछा जाना चाहिए और खाली जगह के जस्ट बाद वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो आप क्या करोगे? हु का प्रयोग करोगे। देखिए अब आइए हु के बाद हुम का प्रयोग हम देखते हैं। हुम का ऑब्जेक्ट के लिए प्रयोग होता है। यदि सब्जेक्ट वर्ब रिक्त स्थान के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो तो हुम का प्रयोग करें। जैसे ये देखिए एना इज़ द लीडर, लीडर है, ठीक है, ये एक नाउन का प्रयोग हुआ। अब देखिए आगे खाली जगह, उसके बाद में क्या आया है? सब्जेक्ट और उसके बाद में वर्ब आई है। यदि हमें ये देखो ये रहा रिक्त स्थान के बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब हो तो हुम का प्रयोग। रिक्त स्थान है, उसके बाद यहाँ क्या आ रहा? सब्जेक्ट और यहाँ वर्ब, और उससे पहले हु वाले में क्या आ रहा था? वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आए। तो यहाँ देखिए आ रहा है ना, आप सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है, तो यहाँ क्या करोगे? हुम का प्रयोग करोगे। आपको ये शॉर्ट ट्रिक सी ध्यान रखनी है ताकि बोर्ड में आराम से कर पाएँ। ही इज़ ए क्लास मॉनिटर आ गया। इसके बाद अटेंडेंस खाली जगह और उसके बाद देखिए सब्जेक्ट और वर्ब दोनों हैं, तो हम क्या कर देंगे? हु। अब आइए हु और हुज के बाद होम के बाद हुज का प्रयोग सीखते हैं। हुज का पोजीशन हु प्लस नाउन, हुज प्लस नाउन बताने के लिए किया जाता है। देखिए द बॉय आ गया,
उसके बाद खाली जगह और ये नाउन हो गया। क्या हो गया? नाउन। नाउन से पहले हमेशा हुज का प्रयोग होगा, ये आप यहाँ समझ लीजिए। यदि खाली जगह के बाद सीधा नाउन आ रहा है, नाउन किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। नाउन संज्ञा एक ही होता है। दूसरा देखिए, अब ये समझने वाली बात है, मैं कक्षा में जब बच्चों को पढ़ाता था तो भी इस बात पे जोर देता था। यहाँ देखिए द सन है, खाली जगह और रेज आ गया। आप इस रेज को ज़्यादातर वर्ब समझ लेते हैं, परंतु ये वर्ब नहीं है, यहाँ ये सूर्य की किरणें के रूप में आ रहा है, तो ये क्या है? ये नाउन है। यहाँ ये क्या कर रहा है? नाउन का काम कर रहा है। तो आप इसको गलती से वर्ब समझकर यहाँ हु ना कर दो, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। यहाँ हुज होगा क्योंकि ये क्या है? नाउन, और नाउन से पहले क्या आता है? हुज। क्या आता है? हुज। और रिलेशन संबंधित सन की किरणों का संबंध बता रहा है, इसीलिए इस बात का आपको 100% ध्यान रखना है कि यहाँ रेज है, जो ये वर्ब नहीं है, ये नाउन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच का प्रयोग नॉन लिविंग थिंग तथा एनिमल को रिलेशन, यानी नॉन लिविंग थिंग यानी कि निर्जीव तथा पशुओं को संबंध बताने के लिए किया जाता है। द बुक आई परचेज येस्टरडे इज़ यूजलेस। अब देखिए मैंने यहाँ 2 दिया है। बुक्स ये क्या है? निर्जीव है, नॉन लिविंग थिंग है, और इसके साथ हमें संबंध जोड़ना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? विच का, हुज का नहीं करेंगे। ठीक है, आगे और देखिए। ए टाइगर, ये टाइगर जानवर हो गया, एनिमल हो गया, तो एनिमल के लिए सीधा हुज आएगा नहीं। यहाँ आप हुज मत कर देना, ये नहीं है कि आप हुज भी है, संबंध बता रहा है, परंतु यहाँ एनिमल है, देखो टाइगर, एनिमल के लिए विच का प्रयोग किया जाएगा संबंध बताने के लिए। ठीक है भाई, आगे देखिए। यूज ऑफ दैट, दैट का प्रयोग लिविंग, नॉन लिविंग, एनिमल आदि सब, मतलब इसका प्रयोग, दैट का प्रयोग लिविंग हो, नॉन लिविंग हो, एनिमल्स हो, सबको रिलेशन संबंध बताने के लिए किया जाता है, परंतु इसकी भी कुछ शर्त हैं। शर्त क्या है वो हम देखेंगे। कुछ शब्द हैं जैसे एग्जेक्टिव इन सुपरलेटिव डिग्री, जैसे मोस्ट प्लस एग्जेक्टिव है, एग्जेक्टिव प्लस EST, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री आ जाए। यदि वाक्य में सुपरलेटिव डिग्री दिख जाए तो यदि आपको वहाँ क्लोज लगाना है और क्लोज जोड़ने हैं तो डेट से जोड़ोगे। किससे जोड़ोगे? डेट से। और भी कुछ शर्तें हैं, देखिए। द ओनली, द सेम, फ्यू, लिटल, एनी, एनीथिंग, मच, ऑल, वन, वेरी, समबडी, नॉन, नोबडी, सिंप्लिसिफिक सेंस, स्पेसिफिक सेंस यदि आ जाए तो देन का प्रयोग होगा। यानी कि जो ये कीवर्ड्स है यदि आपको सेंटेंस में देखने को मिल जाए, क्या? एक तो सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, और बाकी ये शब्द आपको यदि दिख जाए सेंटेंस में तो आप क्या भरोगे? कंजक्शन या खाली जगह में दैट का प्रयोग करोगे। यहाँ देखिए कुछ उदाहरण लिए मैंने आपके लिए। ऑल आ गया, उसके बाद खाली जगह आई, ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, यानी कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती। उसी प्रकार देखिए यदि ऑल आया है तो आपको बिना देखे ये यहाँ डेट भर देना है। ऑल आ गया। दिस इज़ द सेम, यहाँ सेम आ गया। शर्ट, खाली जगह आई बॉट यस्टरडे, यानी कि सेम के बाद यदि कोई भी खाली जगह है, सेम यदि वाक्य में आ गया, ऑल आ गया, नॉन आ गया, तो आप डेट का भरोगे। अभी मैंने बताए थे कीवर्ड, उन कीवर्ड को आपको ध्यान रखना है। कीवर्ड से आप ये पूरा आराम से कर पाओगे। तीसरा देखो, देयर वर नॉन आ गया, उसके बाद डेट लगाना ही है, आपको ज़्यादा सोचना ही है। डिड नॉट सपोर्ट द केस, ये ध्यान रखिए। जैसे ये कीवर्ड है, सुपरलेटिव डिग्री हो या द ओनली, द सेम, फ्यू, लिटल, एनी, एनीथिंग, मच, ऑल, वन, वेरी, समबडी, नॉन, नोबडी और स्पेसिफिक सेंस यदि आ जाए तो आपको आँख मीच के क्या लगा देना? डेट लगा देना है। आगे आ जाइए। यूज़ ऑफ वेयर और वैन, वेयर का प्रयोग पैलेस और वैन का प्रयोग टाइम के लिए होता है, ये तो आपको भी ध्यान है। इट इज़ द स्कूल वेयर, यानी कि कौन सी स्कूल, स्कूल की बात की जा रही है, उसका एग्जेक्टिव बनाना है, एग्जेक्टिव ऑफ क्लोज बताना है तो वेयर से जुड़ जाएगा क्योंकि ये पैलेस के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इट वॉज द ईयर, वो साल है, वैन यानी समय के लिए है तो आई वाज बोर्न, ये वो समय वर्ष था जब मेरा जन्म हुआ था। तो वेयर और वैन का आप समझ गए होंगे। आ जाइए तीसरा क्लोज का एलिमेंट्स, एडवर्ब्स क्लोज।
इस प्रकार का ओ वाक्य जो किसी क्रिया विशेषण या क्रिया, ये एडवर्ब वो होते हैं जो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों की विशेषता बताए। किसकी? वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब तीनों की विशेषता बताते हैं, एडवर्ब क्लोज कहलाते हैं। राम केम हर व्हेन आई वाज वेटिंग टीवी। अब देखिए व्हेन से जुड़ा है। अब इसमें कब, जब राम कब आया उसकी विशेषता बता रहे हैं, जब मैं टीवी देख रहा था तब राम आया। आगे देखिए, एडवर्ब क्लोज का प्रयोग टाइम, प्लेस, क्लोज, मैनर, इफेक्ट, कंडीशन, पर्पस और कंपैरिजन आदि का बोध कराने के लिए किया जाता है। परंतु आपके क्लास 12 की बोर्ड में सिर्फ टाइम और मैनर्स या कंडीशन, टाइम और कंडीशन ही क्लोज दिए गए हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे। आपको इतना ही को ध्यान रखना है, एडवर्ब क्लोज होता क्या है और एडवर्ब क्लोज होते कौन कौन से हैं। अब देखिए आपके बोर्ड एग्जाम में एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम का प्रारंभ ट्राई, व्हेन, विल, टिल, अनटिल, आफ्टर, बिफोर, एज आदि समय सूचक शब्दों से होता है। व्हाट, हर, टिल, रिटर्न। देखिए वेट आ गया, हर, टिल आ गया। अब देखिए टिल ये समय सूचक शब्द है तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। द पेशेंट हैज डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब देखिए बिफोर समय सूचक शब्द हो गया तो ये क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम्स हो गया। आगे दूसरा देखिए, एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन। एडवर्ब क्लोज ऑफ कंडीशन के प्रारंभ या मध्य में निम्न में से कोई शब्द पाए जाते हैं। यानी कि एडवर्ब यदि क्लोज होगा तो इफ, इन केस, अनलेस, हैड, वेयर, प्रोवाइडेड दैट, अनटिल, व्हेन, वेयर, दोज, इवन इफ, व्हेन इत्यादि शब्दों से कंडीशनल सेंटेंस बनेगा। यानी कि ये कीवर्ड यदि आ जाए तो वो कंडीशनल सेंटेंस होगा, ये आपको समझना है। इफ आई डू नॉट ईट, डोंट ईट अनलेस आई एम हंग्री। देखिए अनलेस आ गया, यानी कि ये दो जो है एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ शर्तवाची है, इसलिए यानी अनलेस का प्रयोग गया। यदि अनलेस आता है तो वो कंडीशनल सेंटेंस होगा, ये समझ लीजिए। फिर इन केस यू हैव एनी क्वेश्चंस आस्क योर फ्रेंड्स, तो यहाँ देखो इन केस आ गया। ये कीवर्ड आपको देखने हैं और आपको ये पहचानना है ये कौन सा सेंटेंस है, कौन सा क्लोज है, कौन सा सेंटेंस है और उस सेंटेंस में कौन सा क्लोज है। ठीक है बच्चों, ये आपके क्लास 12 के बोर्ड एग्ज़ाम में 2 अंकों का मैंने आपको करवाने की कोशिश की है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? मेरे चैनल के साथ बने रहिए, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।